बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां कोरोना महामारी के बीच चुनाव होने जा रहे हैं और भारत शायद विश्व का ऐसा पहला देश। आम आदमी कोरोना से लड़ेगा और राजनीतिक दल चुनाव। खास बात यह है कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद अपनी अपनी सुविधानुसार एक भी हो सकते हैं। यानी चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले नेता चुनावी नतीजों के बाद एक दूसरे की तारीफों के पुल भी बांध सकते हैं। मजे की बात यह है कि यह सब लोकतंत्र बचाने के नाम पर किया जाता है। हाल ही में हमने ऐसा महाराष्ट्र में देखा और उससे पहले बिहार के पहले विधानसभा सत्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दरअसल बीते कुछ सालों में राजनीति की परिभाषा और चुनावों की प्रक्रिया दोनों में जबरदस्त बदलाव आया है। जहां राजनीति का लक्ष्य सरकार में पद प्राप्ति तक सीमित हो गया है, वहीं चुनावी मैदान सोशल मीडिया के मंच पर सिमट गया है। राजनीति से राष्ट्र सेवा का भाव ओझल हो गया है तो चुनावी मैदान से आम आदमी। धरातल पर काम करने वाले नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी लापता हैं। सोशल मीडिया पर कावा जैसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब सोशल मीडिया पर ही ईवा से दे दिया जाता है। यानी चुनावी रैलियों और नुक्कड़ सभा में नहीं, ऐसी स्टूडियो में मुद्दे तय होते हैं जिनके जवाब नेताजी नहीं, प्रोफेशनल लेखक, गायक और नायक देते हैं। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग, जात पात का गणित और वोट बैंक की राजनीति ने लोकतंत्र के केंद्र आम आदमी को इन राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया है। बिहार की ही अगर बात करें तो आज़ादी के 70 सालों बाद आज भी वो देश का चौथा सबसे पिछड़ा राज्य है, जहां गरीबी रेखा दर 34% है। साक्षरता की दर में भी बिहार 65% से भी कम साक्षरता के साथ देश के राज्यों की सूची में अंतिम पायदान पर है। लेकिन आप इसे क्या कहेंगे कि इसके बावजूद देश का लगभग हर 10वां ब्यूरोक्रेट बिहार से आता है। आईआईटी की परीक्षा हो या अन्य कोई प्रायोगिक परीक्षा, बिहार के बच्चे सबसे अधिक बाजी मारते हैं। इसके बाद भी बिहार ही वो राज्य है जहां बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है। यह बात सही है कि जंगल राज के उन दिनों से जब बिहार में अपहरण का भी एक उद्योग था, उस राज्य ने आज काफ़ी दूरी तय करी है। लेकिन इसके बाद भी आज तक उसकी गिनती देश के पिछड़े राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर होती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि विगत 70 सालों से जिस आम आदमी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं वो आज तक आर्थिक अथवा सामाजिक तौर पर वहीं का वहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने वाले दल और नेता दोनों की ही आर्थिक प्रगति लगातार जारी है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके हलफनामे कहते हैं। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि आज भी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल हर घर तक बिजली और पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचाने जैसी मानव जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के ही वादे करते पाए जाते हैं। बिहार चुनावों ने एक बार फिर इन सवालों को प्रासंगिक कर दिया है कि आखिर आम आदमी करे भी तो क्या करें, उनके पास विकल्प ही क्या है। बिहार को ही ले, कांग्रेस जो आज बिहार के देश में अपना अस्तित्व तलाश रही है, उसमें बिहार का वोटर अपना भविष्य कैसे तलाश सकता है। लालू यादव अभी जेल में है और उनके परिवार की आपसी फुट जो 2019 के लोकसभा चुनावों में खुलकर सामने आ गई थी, आरजेडी और बिहार के मतदाता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। अपने विपक्षी राजनीतिक प्रतिद्वंदी से कोई भी राजनीतिक दल लड़कर जीत सकता है, लेकिन जब दल के भीतर ही राजनीतिक प्रतिद्वंदी से सामना हो तो संघर्ष जीत के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए सिमट कर रह जाता है। महागठबंधन की अगर बात करें तो इसमें शामिल दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति अवश्य हो गई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा इन दलों द्वारा एक साझे मंच की अपेक्षा अलग अलग करना इनमें आपसी तालमेल के अभाव को दर्शाता है। मोदी लहर पर सवार एनडीए की बात करें तो आम आदमी के पास विकल्प यहाँ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जेडीयू के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, उन्हें टिकट देकर अपने सुशासन की पोल खोल दी है। जानना रोचक होगा कि मुजफ्फरपुर कांड सामने आने पर तब उन्हें जेडीयू से निलंबित कर दिया गया था। इसी प्रकार सुशासन बाबू की जेडीयू ने मनोरमा देवी को भी चुनाव लड़ने के लिए गया से अपनी पार्टी का टिकट दिया है, जिनके पति स्थानीय बाहुबली हैं। याद दिला दिया जाए कि 2016 में पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले गया के रोड रेज केस के चलते इन्हें भी नीतीश कुमार ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इस कांड में इनके बेटे को आजीवन कारावास और पति को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि केवल जेडीयू ही अपराध में लिप्त लोगों को टिकट देती है तो आपको बता दें कि भाजपा हो या आरजेडी, कांग्रेस हो या वाम दल, राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए दोषी सभी दल हैं। नवादा से बीजेपी की वर्तमान विधायक अरुणा देवी को एक बार फिर टिकट दिया गया है, जिनके पति 2004 के नवादा नरसंहार के आरोपी हैं। 2009 में उनके पति अखिलेश सिंह ने जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा था तो अपने ऊपर 27 आपराधिक मामले चलने की बात स्वीकार की थी। आरजेडी की ओर से वैशाली की प्रत्याशी बीना सिंह पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह की पत्नी हैं, जिन पर अपहरण से लेकर हत्या तक के आरोप है। इन परिस्थितियों में लोकतंत्र के नाम पर जब चुनाव कराए जाते हैं तो आम आदमी अपनी पहचान ही तलाशता रह जाता है।